रहे हैं। तो बच्चे मौर्य वंश में देखो, अभी एक बार रिव्यू दे देता हूँ मैं आपको। मौर्य वंश में हम पढ़ रहे थे, क्या बताया था मैंने, मौर्य वंश। लिखना मत इन चीज़ों को। और मौर्य वंश से पहले भी मैंने आपको बताया था हर्यक वंश, क्या बताया था, हर्यक वंश। हर्यक वंश के बाद में हमने पढ़ा था शिशुनाग वंश को। किसको पढ़ा था, शिशुनाग वंश को पढ़ा था। फिर उसके बाद में हम लोग नंद वंश को पढ़ रहे थे, ठीक है। नंद वंश के समय पर आक्रमण हुआ था किसका, घनानंद के समय पर आपका सिकंदर का आक्रमण। और सिकंदर जब वापस चला गया था आपका कब, 323 में, उसके बाद में चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो मौर्य साम्राज्य में हम पढ़ रहे थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद हमने पढ़ा था भैया आपका बिंदुसार को। और बिंदुसार के बारे में मैंने आपको बताया था कि बिंदुसार के समय पर दो आपको लोग नहीं भूलने हैं। एक तो फिलाडेल्फस को, फिलाडेल्फस, बताओ फिलाडेल्फस कहाँ से आया था, किसने भेजा था फिलाडेल्फस को। ये क्वेश्चन बता दोगे तो इसका मतलब मैं समझूंगा कि आप लोगों की पिछली क्लासेस तैयार हैं। और एक मैंने आपको बताया था डायमेकस, मत भूलना। ये दो लोग हैं जो बिंदुसार के दरबार में आए थे। और मैंने बताया था बिंदुसार के दो पुत्र हैं। दो पुत्र कौन कौन, एक तो है आपका सुसीम, ये बड़ा पुत्र है जिसको बिंदुसार चाहता है कि शासक कौन बने, शिशुम बने। सुसीम सुसीम शासक बने, जो कि एक बड़ा भाई है। दूसरा पुत्र अशोक, ये अशोक हत्या कर देता है किसकी, अशोक हत्या कर देता है सुसीम की। किसकी मदद से, राधा गुप्त की मदद से, राधा गुप्त की मदद से। और ये राधा गुप्त कौन है, राधा गुप्त ये सलाहकार है। सलाहकार किसका है, अशोक का प्रधानमंत्री होगा। तो यहां तक की बात हो चुकी थी। एक छोटी सी बात और नोट कर लेना कि ये सुसीम जो है, ये सुसीम गवर्नर था, ठीक है। सुसीम ये गवर्नर था कहां का, तक्षशिला का। नोट करना बच्चे, सुसीम कहां का गवर्नर था, तक्षशिला का गवर्नर था। और ये जो अशोक को गवर्नर बना रखा था इसके पिता ने, गवर्नर मतलब होता है राज्यपाल। तो पहले राजा क्या करते थे, अपने बच्चों को जैसे ही वो थोड़ा बड़ा होता था उसको एक थोड़ा सा एरिया देते थे कि पहले थोड़े से एरिया को संभाल लेगा, तो कल जब राजा बनेगा तो उसके अंदर ये चीजें आ पाएंगी कि वो एक बड़े राजकाज को भी संभाल सके। अशोक जो गवर्नर था ये था अवंती, अवंती जो एमपी मैंने आपको बताया था, अवंती। तो ये सब हुई पुरानी बातें, ये नोट कर लेना। बताएंगे एक बार कहां का गवर्नर था, तक्षशिला का। सुसीम और अशोक कहां का गवर्नर था, अशोक कहां का गवर्नर था, ये अवंती का गवर्नर, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत गजब, कोई दिक्कत इतनी बात में, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इतनी बात में कोई दिक्कत, ये पुरानी बात थी सब। अब आ जाते हैं हम किसकी बात पर। तो मैंने बताया अशोक के बारे में, सम्राट अशोक को शुरू करने वाले हैं हम आज की क्लास में। सम्राट अशोक, सम्राट अशोक को याद रख लेना, गद्दी पर कब से है, 269 बीसी से लेकर के और 232 बीसी तक गद्दी पर था। आप लोग कहेंगे जी बिंदुसार जो था, जो बिंदुसार था, बिंदुसार था, इसकी मौत तो भैया जी, इसकी मौत हो गई थी 273 बीसी में। मैंने आपको नोट कराया है, पिछले नोट्स में देखेंगे आप लोग एक बार। ऐसा है या नहीं, यस और नो। तो आप ये बात कहेंगे कि 273 में जब बिंदुसार मर गया तो सम्राट अशोक तुरंत गद्दी पर क्यों नहीं बैठता है, ये 4 सालों का अंतर क्यों है। तो बच्चे इन 4 सालों में एक संघर्ष हुआ जिसमें कहा जाता है कि सम्राट अशोक ने गद्दी को हथियाने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी। ये कहां से मिलता है हमें, दिव्य वदान जैसे बौद्ध लेखों से, या सिंगली अनुसूर्तियां जिसमें भी बौद्ध धर्म के बारे में काफी कुछ लिखा हुआ है, वहां ये वर्णित मिलता है कि अशोक ने इस सिंहासन को प्राप्त करने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी। बहुत सारे इतिहासकार उस मत से सहमत नहीं है। इतिहासकार मानते हैं कि जो भाई है इसका वो सुसीम था, सुसीम की हत्या इसने राधागुप्त की मदद से कर दी थी। तो एक तो अशोक का भी शासनकाल बड़ा महत्वपूर्ण है। परीक्षाओं में पूछा जाता है कि अशोक गद्दी पर कब बैठा था, क्योंकि अगर गद्दी नहीं पता होगी तो बहुत सारी चीजें आपको नहीं पता होंगी। शासनकाल इसका महत्वपूर्ण है। जन्म, जन्म हुआ था इसका 304 बीसी में, क्या बोलेंगे, 304 बीसी में इसका जन्म हुआ था आज।
ठीक है बच्चे, मैराथन की पीडीएफ आपको साइंस की आज मिल जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, मैथ की क्लास इसलिए नहीं हुई है क्योंकि दीपक भाटी सर जो है उनकी तबीयत खराब थी। ठीक है भैया जी, अब आप प्लीज, मेरी सभी प्यारे बच्चों से निवेदन है कि आप लोग प्लीज क्लास में टॉपिक पर आ जाइए। आप जब कभी टॉपिक को छोड़ करके आपके दिमाग में भी साइंस की मैराथन चल रही तो बच्चे टॉपिक आउट हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा आपके। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूं कभी किसी क्लास में अदर बात मत करो, क्लास की बात करो। ठीक है, आ जाओ। ऐप में आप लोगों ने पैसे दिए, ऐप में आकर भी आप ऐसी बात करते हो जैसे यूट्यूब पे बच्चा बात करता है, तो क्यों ही पैसे आपने दिए बेवजह हैं? पैसे खर्च करे हैं ना आपने, तो अच्छे से पढ़ो, टॉपिक को पढ़ते हैं। जन्म हुआ सम्राट अशोक, बात करेंगे। मैं किसी बच्चे का कमेंट नहीं पढ़ूंगा बच्चे, फिर आप बोलते हो क्योंकि आप बेकार की बातें करते हो। क्या बोलेंगे? सम्राट अशोक शासनकाल 269 बीसी से लेकर के 232 बीसी तक। मुझे बताओ कितने वर्षों का शासनकाल है इसका? सम्राट अशोक ने कितने वर्षों तक का, बोलेंगे सम्राट अशोक ने कितने वर्षों तक का शासनकाल मगध की गद्दी पर बोलते हैं? मौर्य काल में तय किया था। मौर्य वंश में कितना शासनकाल सम्राट अशोक का रहा? सबका आंसर आप लोगों को करना है। तो बच्चे इसके बारे में यहां हम एक चीज देखते हैं और इसको समझते हैं हम सीधे सीधे कलिंग युद्ध से। ठीक है, कलिंग युद्ध से भी पहले मैं चलो इसके नामों के बारे में आपको बता देता हूं। जो ये अशोक है, सम्राट अशोक, इसके नाम जानना, किस किस नाम से इसको जाना जाता है। सम्राट अशोक का नाम है देवनाम प्रियदर्शी। देवनाम प्रियदर्शी किस सम्राट को कहा गया है? देवनाम प्रियदर्शी। ठीक है, प्रियदर्शी भी कहा गया है, प्रियदर्शी भी कहा गया है। तो ये इसके उपनाम है। कहा जाता है कि मौर्य काल के किस शासक को देवनाम प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है? तो अशोक को जाना जाता है। तो ठीक है, तो अशोक का नाम मिलता कहां से है? लिखना, ये नाम कुछ अभिलेखों से प्राप्त हुए हैं, कुछ जो एडिक्ट्स थे उनसे प्राप्त हुए हैं। अशोक के बारे में किन अभिलेखों से प्राप्त हुआ है? कुछ अभिलेख। अब वो कुछ अभिलेख कौन कौन से? जैसे मास्की अभिलेख है, मास्की अभिलेख। अभिलेख क्या होता है बच्चे? अभिलेख बहुत सारे होते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे, आप अपने घर की नेम प्लेट बनवाते हैं तो पत्थर पर खुदवा देते हैं। तो ऐसी पत्थर पर जब खुदवाते थे तो बनता था रॉक एडिक्ट, यानी कि शिलालेख बनता था। जब आपका दीवार पर आप कुछ खुदवा देते हैं तो बनता है भित्ति लेख। भित्ति लेख जिसको अकबर शुरू करवाएगा इंडिया में। रॉक, इसको बोलते हैं वॉल एडिक्ट बोलते हैं, है ना। जब आप गुफा में कुछ लिखवा देते हो तो उसको बोलते हैं केव एडिक्ट, है ना। तो उसको क्या बोलते हैं? गुफा के अंदर कुछ लिखवा दिया, गुफा के अंदर कुछ लिखवा दिया। तो ये होते हैं लेख। तो मास्की अभिलेख से मिलता है हमको अशोक का नाम। एक हमको मिलता है गुर्जरा अभिलेख से। कहां से? गुर्जरा अभिलेख से मिलता है। एक हमको मिलता है नेटूर अभिलेख से, नेटूर अभिलेख से। और एक मिलता है उदय गोलान अभिलेख से, उदय गोलान अभिलेख से। तो कई बार पूछा गया है कि अशोक का जो नाम है, अशोक का नाम कहां से मिलता है? तो इंपॉर्टेंट तो बच्चे ज्यादातर प्रश्न तो आपका मास्की और गुर्जरा से बन जाता है, लेकिन जब टफ क्वेश्चन बनाना होता है तब नाम दे देता है नेटूर और उदय गोलान। जैसे पूछ लेगा मास्की जो ये अभिलेख है, मास्की अभिलेख कहाँ स्थित है? मास्की अभिलेख तो क्या बोलोगे? मास्की हुआ आपका, या जैसे मास्की कर्नाटक में है आपका, ठीक है, रायचूर कर्नाटक में। ये गुर्जरा कहाँ है? आपका एमपी में है। ये कहाँ है? आपका कर्नाटक में है, KN4 कर्नाटक। ये कहाँ है? आपका कर्नाटक में। यानी गुर्जरा अभिलेख आपका मध्य प्रदेश में है। तो बच्चे इनके सबके नाम याद रखने हैं आपको, अशोक से जुड़ा हुआ। ऐसे प्रश्न बन सकता है आपसे, कौन सा अभिलेख अशोक से जुड़ा हुआ नहीं है, तो इनसे अलग होगा। लेकिन यहां अशोक का नाम हमको क्या मिला? जरा ध्यान से देखना बच्चे, अशोक का नाम हमको यहां से क्या मिलता है? देवनाम प्रियदर्शी और प्रियदर्शी। तो ये तो बता दिया सब लोगों ने कि देवनाम प्रियदर्शी अशोक है, अब बाद में पता चला। लेकिन ये कैसे पता चला ये वही अशोक है जो मगध की गद्दी पर था? ये किस अभिलेख ने बताया कि ये जो अशोक है यही अशोक? कोई अशोक कोई और भी तो हो सकता है ना। तो ये कैसे पता चला अशोक? तो ये बात जब खुल करके सामने आई जब एक भबरू अभिलेख मिला राजस्थान में। क्या मिला? एक, लिखना, भबरू अभिलेख। भबरू अभिलेख
कहाँ है ये? राजस्थान में है। में अशोक ने खुद को, भब्रू अभिलेख, राजस्थान में अशोक ने खुद को मगध का सम्राट बताया। मैं मगध का सम्राट अशोक हूं। खुद को मगध का सम्राट बताया है। मैं मगध का सम्राट अशोक, देवनाम प्रियदर्शी, सम्राट बताया है। इनकी खोजें हुई हैं बच्चे। अशोक के अभिलेख ऐसे ही नहीं पढ़े गए। पहले तो कोशिश होती रही, अभिलेख ढूंढे गए तो पढ़े नहीं गए। तो अशोक के जो अभिलेख हैं इनको याद रख लेना। अशोक के अभिलेख खोजे किसने थे? अशोक के जो अभिलेख हैं, अभिलेख ये खोजे थे। बताओ जो बच्चे जानते हैं। अशोक के अभिलेख खोजे थे टी फैनथेलर ने। किसने? टी फैनथेलर ने खोजे थे। और कब खोजे थे? 1750 में। लेकिन खोज तो इसने लिया लेकिन पढ़ नहीं पाया। तो ये अभिलेख पढ़े जो थे, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में जो सफलता मिली वो मिली थी आपकी जेम्स प्रिंसेप को। और जेम्स प्रिंसेप ने इनको पढ़ा था आपका 1837 में, 1837 में। ठीक है। तो अशोक के बारे में हमें इतनी चीजें पता चलती हैं कि इस अभिलेख से अशोक का नाम देवनाम प्रियदर्शी पता चला। लेकिन ये कब पता चला ये अशोक ही देवनाम प्रियदर्शी वो मगध की गद्दी पर बैठने वाला है? तो खुद को मगध का सम्राट अशोक ने किस अभिलेख में बताया? भब्रू अभिलेख में बताया है। ठीक है, भब्रू अभिलेख में बताया था। एक मूर्ख बच्चा पूछ रहा है कि इनके अशोक के पिता का नाम क्या था। अगर मैं बेटा आपको ये बोलता हूं कि आपके पिताजी का नाम कुछ होगा, मैं बोलता हूं आप उनके पुत्र हैं, तो क्या ये वापस बात मुझे बताने की जरूरत है कि आपके पिता कौन है? नहीं जरूरत है ना बच्चे। तो जब मैंने बता दिया बिंदुसार के पुत्र है तो पिता कौन है अब क्या पता? डीएनए रिपोर्ट बेटा मेरे पास भी नहीं है कि पक्की रिपोर्ट मैं आपको दे दूं। मुझे इतनी पता बिंदुसार के पुत्र है तो पिता बिंदुसार हो गए हैं पगलू। अब बच्चे बात आती है एक बच्चे का प्रश्न है जी किस भाषा में लिखे थे इनके अभिलेख। चलो बताता हूं बच्चे। तो इनको पढ़ा गया, लेकिन पढ़ने से पहले किसी न किसी लिपि में लिखी रहती है। जैसे मैं बच्चे अभी हिंदी लिख रहा हूं मैं आपको। आप सब लिखते होंगे, जैसे आप बहुत सारी भाषाएं लिखते हैं। बहुत सारी भाषाएं, जैसे कि आपको कोई बोल दे जिंदगी, उर्दू का शब्द है, आप जिंदगी शब्द को समझ सकते हैं। लेकिन जिंदगी को उर्दू में लिखना आप लोगों को नहीं आता होगा कि जिंदगी उर्दू में कैसा लिखा जाएगा, है ना? तो इसी को बात को बोलते हैं लिपि। लिखने का तरीका क्या होता है? तो अशोक के जो अभिलेखों की भाषा है, नोट करना, अशोक के अभिलेखों की भाषा, अशोक के अभिलेखों की भाषा। कोई कोई बच्चा तो एकदम ऐसा रहता है ना, मट्टी, बिल्कुल एकदम मट्टी। उसे एक एक चीज बताओ कि ये इसका बेटा लगेगा तो इसका बाप लगेगा, भैया उल्टा। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी है, तो बताना पड़ेगा उसे सुभद्रांगी का बेटा अशोक, इसकी मम्मी है ये। मदर कह सकते हैं इसको। मदर माने ही मम्मी होता है, मम्मी को ही माँ बोलते हैं। माँ भी लिखा मिल सकता है पेपर में, जरूरी नहीं है मम्मी लिखा मिलेगा सुभद्रांगी को। बताओ यार, हद है। अशोक की माता, नोट कर लेना बच्चे इधर। अशोक की माता जो है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किसी बच्चे ने पूछा वो क्वेश्चन है। अशोक की माता थी सुभद्रांगी। कौन थी? सुभद्रांगी। ठीक है। पिता लिख लेना बच्चा, नोट कर लो। पिता इसके बिंदुसार हैं। ठीक है। बड़ा भाई भी नोट कर लेना इधर कॉलम में, एक बड़ा भाई इसका सुसीम है। तो अशोक के अभिलेखों की जो भाषा है, तो आप देखोगे अशोक के जितने भी अभिलेख मिले हैं, अशोक के जितने भी अभिलेख आपको मिलते हैं भैया, अगर मैं भारत की बात करता हूं, भारत में जितने अभिलेख मिले, भारत के इधर क्या है आपका पाकिस्तान है, पाकिस्तान से ऊपर की तरफ आपका अफगानिस्तान है, और अफगानिस्तान से आगे चलेंगे तो इधर है आपका एशिया माइनर, जिसको हम तुर्की नाम देते हैं। तो समझना, मैंने बताया ये क्या है, इंडिया, भारत में जो अशोक के अभिलेख मिले, ये पाकिस्तान वाला क्षेत्र जो है, ये अफगानिस्तान वाला क्षेत्र, और ये है एशिया माइनर, जिसको हम तुर्की कह सकते हैं। एशिया माइनर, बुगज को ये अभिलेख में जो मैंने बताया क्या बोलते थे इसको, एशिया माइनर। तो ये 4 स्थल हैं जहां से अशोक के अभिलेख मिले हैं। अशोक के अभिलेख सबसे दूर किस स्थल से प्राप्त हुए हैं बताएंगे? तो ये क्या है आपका, अगर इसको देखते हैं आप, यहां ये क्या है आपका अफगानिस्तान है,
ये देखोगे ये पाकिस्तान है और ये अपना महान देश भारत। ठीक है। अशोक के अभिलेखों की भाषा पर अगर आ जाएं बच्चे, कहाँ क्या भाषा मिली है? जैसे भारत की बात करें, भारत में कौन सी भाषा मिली अशोक के अभिलेखों पर? इंपॉर्टेंट बात है। अशोक के शिलालेखों की लिपि, जो आंसर आपको लगाना होगा तो भारत में लगाना बच्चे। क्या लिपि बताओगे? भारत में ब्राह्मी लिपि। क्या बोलेंगे? ब्राह्मी लिपि भारत। क्या बोलेंगे? ब्राह्मी। ठीक से लिख दूंगा मैं एक बार नाम को, ठीक नहीं लिखा है मैंने अभी। ब्राह्मी लिपि। ठीक है। तो भारत में जो लिपि है, और एग्जाम में भी क्या लिखना है? एग्जाम में भी ब्राह्मी लिपि चुनोगे। ठीक है। आगे आ जाएंगे। नेक्स्ट है, इसको ब्लॉक मार दो इस वाले बच्चे, इसको कोर्स डिसेबल कर दो। नागदशक की हत्या किसने कर दी? बेटा नागदशक की हत्या मैं पिछली क्लास में करवा चुका, शिशुनाग ने कर दी नागदशक की हत्या, और गद्दी पर बैठा उसने शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। गणेश चौरसिया, इसकी मुझसे बात करवाना है ना, जब इसका कोर्स ओपन करना, जब इससे मेरी बात हो जाए तब मैं ये सब बताऊंगा हत्या किसने करी है। पिछली क्लास देखते नहीं हो, यहाँ डिस्टरबेंस करते हो आकर के यार। है कितना समझाने के बाद, रिक्वेस्ट करने के बाद भी कि भैया बात मत किया करो, ध्यान भटकता बाकी बच्चों का हमारा भी। पाकिस्तान में खरोष्टी लिपि, पाकिस्तान में खरोष्टी लिपि, खरोष्टी लिपि। ठीक है। ब्राह्मी लिपि भारत में, पाकिस्तान में खरोष्टी लिपि। अफगानिस्तान में अगर पूछे बच्चे, अफगानिस्तान में है आपकी अरमाइक लिपि, अरमाइक लिपि, अरमाइक लिपि। कहां? अफगानिस्तान में। और एशिया माइनर में यहां इसने ग्रीक लिपि में अपने अभिलेख लिखवाए थे। तो सबसे दूर मिलने वाले अशोक के जो अभिलेख हैं वो तुर्की देश में यानी एशिया माइनर क्षेत्र में मिले। भारत में इसने ब्राह्मी लिपि में लिखवाए, भारत से बाहर पाकिस्तान में खरोष्टी लिपि में, अफगानिस्तान में आपके किस में लिखवाए थे भैया? बोलेंगे एक बार? चलो, अभिलेख बच्चे कहीं भी लिखा जा सकता है। सोनू जी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सर जी अभिलेख और शिलालेख में क्या अंतर होता है? शिला बोलते हैं भैया स्टोन को, पत्थर को, तो शिला पर, पत्थर पर जो कुछ लिखा जाए उसको शिलालेख कहते हैं। ठीक है। और अगर आप अभिलेख कहाँ लिखा जाएगा जी? अभिलेख पत्ते पर लिखा जा सकता है। कहाँ लिखा जा सकता है? पत्ते पर लिखा जा सकता है अभिलेख। अभिलेख कहीं भी लिखा जा सकता है। ठीक है। कहीं भी, जैसे स्थल मिला आपको कोई, बहुत शिलालेख तो बहुत बड़े आपका पत्थर ऐसे काट करके पिलर बना करके उस पर लिखा जाता था, और शिलालेख क्या, किसी छोटे पत्थर पर लिखवा दिया, ऐसा छोटा सा पत्थर ले लिया, तो उसको शिलालेख नहीं कहेंगे क्या? छोटे पत्थर पर है, हर पत्थर पर शिलालेख होगा। पत्थर के अलावा कहीं भी लिखवाओगे वो सब अभिलेख है। ठीक है। मान के चलो आपने कहीं जमीन पर लिखवा दिया, उत्कीर्ण करवा दिया, कहीं किसी नीचे कोई कटवाई नहीं है, नीचे किसी चट्टान पर लिखवा दिया है ना, तो ये सब क्या है? अभिलेख है। मोस्टली बोलते थे पुराने टाइम पर अभिलेख पत्तों पर लिखे जाते थे। किस पर? पत्तों पर। तो यहां आएंगे वापस, मैंने बोला अशोक के, थम्स अप करके बताएंगे भैया समझ गए। अशोक का नाम हमें कहां से पता चलता है, कौन कौन से इसके जाने जाते हैं कि अभिलेख कौन कौन से हैं, भाषा क्या थी इसके अभिलेखों की, जान गए बच्चे? चलो बहुत बढ़िया, आगे चलेंगे। नेक्स्ट अगली बात पर आ जाते हैं। अब अशोक की बात आती है तो मैंने बताया अशोक को हम समझते हैं कलिंग वार से, कलिंग युद्ध, कलिंग युद्ध। तो दरअसल में हुआ क्या, अशोक गद्दी पर बैठा 269 में, 269 में, और ये कलिंग हुआ था आपका 261 बीसी में, 261 बीसी में हुआ था। ठीक है। यहां तक आएंगे बच्चे, यहां देखो ध्यान से, ये क्या है? कलिंग युद्ध 261 बीसी में हुआ। तो बताओ अशोक को गद्दी पर बैठे हुए कितने वर्ष हो चुके हैं इस टाइम तक? अशोक को गद्दी पर बैठे हुए कितने वर्ष हो चुके हैं? 8 वर्ष। तो पूछता है कि अशोक ने जो कलिंग युद्ध किया था अपने गद्दी पर बैठने के कौन से वर्ष में किया था? 8वें वर्ष में। किसमें? 8वें वर्ष में कलिंग युद्ध हुआ। और अगर कलिंग की बात करता हूं बच्चे, कलिंग की बात करते हैं तो ये वर्तमान आपका उड़ीसा क्षेत्र, क्या है? उड़ीसा वाला क्षेत्र है। तो ये कलिंग, कलिंग कहाँ पड़ता था आपका? कलिंग पड़ता था उड़ीसा में। कहाँ? उड़ीसा में पड़ता था कलिंग। ठीक है। तो ये कलिंग के बारे में आ जाओ। कलिंग, कलिंग की राजधानी, पहले ये समझो इसका, कलिंग की राजधानी पूछे जाने वाले क्वेश्चन है तोसली। यहां राजा कौन था कलिंग का? राजा था इसका पद्मनाभ। क्या बोलेंगे? पद्मनाभ इसका राजा था।
ठीक है, राजा तोसली होगी और राजधानी तोसली होगी। नदी कौन सी बहती थी यहाँ, तो पूछता कलिंग नदी, जो कलिंग युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था, दया नदी के किनारे हुआ। किसके, दया नदी के किनारे हुआ था। चलो, यहां से इसके बौद्ध धर्म के भी दो कॉन्सेप्ट निकल के आएंगे, अशोक के भी। भैया अशोक की जो नीति थी, अशोक की नीति जो थी, ये भी नोट करना, अशोक की नीति, अशोक की नीति, ये इसको बोलेंगे हम भेरी घोष की नीति थी। भेरी घोष की नीति थी। आगे क्लास में सभी शब्द आएंगे। भेरी घोष की नीति थी। अब दिमाग में प्रश्न आता है बच्चे, ये भेरी घोष क्या है, भेरी घोष क्या है। तो भेरी घोष का मतलब होता है बच्चे, ये युद्ध की नीति होती है। यानी अशोक किस में विश्वास करता था, अशोक विश्वास करता था, हमेशा युद्ध में विश्वास करता था। किसमें, हमेशा युद्ध में विश्वास करता था। तो अशोक ने जो नीति अपनाई वो भेरी घोष की नीति अपनाई। लेकिन दरअसल में कलिंग युद्ध जब हुआ, तो कलिंग युद्ध के पीछे एक कॉन्सेप्ट है, कुछ लोग इसको बोलते हैं कि कलिंग के, समझना मेरी बात को, कलिंग के हाथी बड़े प्रसिद्ध थे। कौन से प्रसिद्ध थे, हाथी बड़े प्रसिद्ध थे। तो कुछ इतिहासकारों का मत है कि अशोक ने जो हमला किया कलिंग पर, वो हाथियों के लिए किया। ठीक है, पहली चीज। दूसरी बात कही जाती है अशोक की प्रेम कहानी, जिसमें कहा जाता है कि भाई कलिंग की जो राजकुमारी थी वो सम्राट अशोक को कहीं जंगल में दिख गई, है ना, जंगल में। तो जंगल में दिख गए तो इनकी वहां नजरें मिल जाती हैं, और नजरें मिलने के बाद क्या होता है कि सम्राट अशोक उसको देखने जाने लगते हैं, रोज 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 देख के जाते हैं। तो बाद में पता चलता है कहाँ की है, कलिंग की है। तो कलिंग उसके पापा जी के पास उसका रिश्ता मांगने जाते हैं कि मैं अशोक आपकी बेटी का हाथ मांगता हूँ। लेकिन कलिंग के अपने नियम थे। कलिंग का नियम ये था कि वो जो शादी करेंगे अपनी बेटियों की, वो सिर्फ कलिंग में ही करेंगे, है ना। कलिंग से बाहर वो अपनी लड़कियों की शादी नहीं करते थे। उन्होंने कहा अशोक से जा चला जा अपने घर को, कभी मांग रिश्ता बना, हीरो है, राजा होएगा, अपने घर का होएगा, वो भी राजा है भैया उधर। तो अशोक ने कही नहीं दोगे लड़की का हाथ, नहीं। तो उसने कहा बेटा बता दूंगा, अपने साथ करने लेकर आ रहा हूँ। तो अशोक मतलब वापस इसी चीज के लिए कुछ इतिहासकारों का मत है कि भाई लड़ा झगड़ा हुआ, है ना, क्या होंगे, झगड़ा हुआ। और झगड़ा हुआ जिसको हम कलिंग युद्ध का नाम देते हैं। और ये ऐसा झगड़ा नहीं हुआ, ये उस समय का सबसे विशाल युद्ध हुआ, सबसे विशाल युद्ध हुआ, जिसमें कहा जाता है कि 1 लाख लोगों की मौत हो गई। ठीक है, और इधर से हमला किया। और कलिंग में एक नियम था कि भाई कलिंग में जो लड़कियां, लड़की भी युद्ध में भाग लेती थी, लड़की भी युद्ध में भाग लेती थी। तो फिर क्या हुआ, तो भैया अशोक की प्रेमिका भी युद्ध लड़ रही थी हेलमेट पहन के, है ना। तो अशोक के द्वारा ही कहते कि जैसे अशोक ने तलवार चलाई, उसकी प्रेमिका की गर्दन भी अलग होकर के गिर गई। बाद में जो हेलमेट से उतरा उसके उस पर समझो हेलमेट पहन के लड़ रही। देखे ना, पहले लड़ते थे हेलमेट पहन के, 300 मूवी देखी हो तुमने तो। चलो, तो जब वो हेलमेट से नीचे गिर गया तब उसको पता चला कि अच्छा ये तो अपनी वाली चलेगी, दिखे भाई। तो अशोक की जो नीति थी, बात समझने की ये है, इसको समझो। अशोक की नीति थी युद्ध की नीति, भेरी घोष की नीति। लेकिन कलिंग युद्ध के बाद, लेकिन कलिंग युद्ध के बाद उसने, अशोक का कहते हैं हृदय परिवर्तन हुआ, और अशोक बैठ गया, सोच विचार करने लग गया युद्ध के बाद। कुछ कहते हैं प्रेमिका की वजह से हुआ था, और कुछ लोग कहते हैं कि इतने लोगों का। और ये सही कथन भी मिलता है, जब हर जगह लाशें देखी उसने, हर जगह देखा गिद्ध मंडरा रहे हैं, लाखों व्यक्ति मरे पड़े हैं। तो कलिंग युद्ध के, कलिंग युद्ध के, कलिंग युद्ध के क्या बोल रहा हूं मैं, कलिंग युद्ध के बाद उसने धम्म घोष को अपनाया, यानी कि धम्म घोष की नीति अपनाई। कौन सी पॉलिसी पर आ गया, धम्म घोष की नीति अपनाई। और ये धम्म घोष क्या है, धम्म घोष क्या था, तो पहले तो वो साम्राज्य विस्तार के लिए अपना भैया क्षेत्रफल बढ़ाता जा रहा था अशोक। और अशोक ने आज का अफगानिस्तान, आज का पाकिस्तान, ये सब भारत का हिस्सा थे। अशोक का सबसे बड़ा साम्राज्य रहा था उस समय के राजाओं में। दक्षिण तक ये अपने राज्य को ले गया था बच्चे। जैसे दक्षिण में आप देखते हो ना, दक्षिण की बात करूं मैं, दक्षिण में कुछ ही बस ये छोटा सा क्षेत्र रह जाएगा जिसको अशोक अपने कंट्रोल में नहीं लेगा। यहाँ चेर, चोल, पांड्य, चेर, चोल, पांड्य, श्रीलंका, ये 4 ही ऐसे रहेंगे, इधर 4 ही ऐसे रहेंगे जिनको ये अपने कंट्रोल में नहीं ले पाएगा, चेर, चोल, पांड्य। इसके अलावा संपूर्ण भारत को इसने अपने कब्जे में ले लिया था। किसके चलते,
किसके चलते? युद्ध नीति के चलते हुए। लेकिन कलिंग युद्ध के बाद में, कलिंग युद्ध को जीत तो लिया इसने, कलिंग को, तोसली को जीत लिया इसने, लेकिन तब इसने नीति अपनाई धम्म घोष की नीति। किसकी नीति? धम्म घोष की नीति अपनाई। और धम्म घोष क्या था, होता है? शांति की नीति। किसकी नीति? शांति की नीति। ये वो वाली बात होगी जैसे कह रही देते 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। तो ये बात होगी। अशोक ने पहले तो मारकाट बहुत स्थितियों तक पैदा करी, लेकिन अशोक जो पहले एक युद्ध की नीति वाला लोग था, तो एक बार तो क्षेत्रफल, भारत का साम्राज्य उसने विश्व पटल पर पहुंचाया था भारत को। एक बार तो तब अशोक को महान कहने का रीजन बना कि विश्व पटल पर भारत का कीर्तिमान उसने पहुंचाया। और एक बार दोबारा उसने शांति की नीति को दुनिया तक पहुंचाया और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। एक शांत धर्म का प्रचार प्रसार इसने बढ़ाना शुरू किया। तो बच्चे फिर उन बौद्धों के द्वारा इसको महान कहा गया। तो बौद्ध लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है और उनके द्वारा जब किसी को महान 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 कहा जाएगा तो व्यक्ति स्वयं ही महान हो जाएगा। बाकी और इसके महान कार्य किसके लिए थे? जनता के लिए इसने महान कार्य सच में किए भी। तो कौन से महान कार्य हैं वो समझेंगे हम आगे आगे, ठीक है? कोई दिक्कत है इस बारे में? क्या बोलेंगे? तो क्या बोलेंगे? इसने शांति की नीति को अपना लिया और शांति की नीति अपनाकर इसके बाद ही ये इसने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। किसको? बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। हथियार वथियार सब त्याग दिए भैया, ठीक है? आएंगे आगे। तो ये छोटी छोटी बातें बच्चे जहां से क्वेश्चन बनता है। कलिंग युद्ध कब हुआ था? ये याद रख लेना। कलिंग युद्ध कब हुआ था? आपका 261 बीसी में हुआ था। आगे मैं बताऊंगा, जब शिलालेख बताऊंगा कि इसके कलिंग युद्ध के बारे में हमको 13वें शिलालेख में पता चलता है। कलिंग युद्ध के बारे में किस में पता चलता है हमको? 13वें शिलालेख में पता चलता है। तो यहां तक की बात में मुझे नहीं लगता किसी को भी कोई दिक्कत होगी। लिख लेना। इस युद्ध के बाद में, इस युद्ध के बाद में अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। समझो भी अब इस बात को। ये क्या बात है? मतलब इधर एक हाथ में तलवार है और एक हाथ में तलवार है, इधर मारकाट कर रहा है और इधर तुरंत ही बैठ करके बोल दिया कि मैं बौद्ध धर्म को अपनाता हूं। ऐसा दिमाग कहां से आया? तो ये बीज तो दिमाग में कहीं से पहले भी होगा कि बौद्ध धर्म में अहिंसा है। इतना तो सम्राट अशोक जानता होगा। तो बच्चे इसके बारे में क्वेश्चन बनते हैं। कहते एक बार सम्राट अशोक जब अपने दरबार में बैठे हुए थे तो एक बच्चा निकल करके आया, एक सन्यासी आया सम्राट अशोक के दरबार में। सम्राट अशोक ने उसको बिठाया अपने पास। उस बच्चे से इन्होंने जितने भी प्रश्न पूछे, सन्यासी बच्चा सारे प्रश्नों के जवाब देते जा रहा था। तो कहते हैं कि सम्राट अशोक ने उसको अपने सिंहासन पर बैठने के लिए बोला कि आप मेरा सिंहासन ग्रहण करें, ठीक है? उस बच्चे ने बोला जी मैं तो सिंहासन को त्याग कर चुका हूं, मैं सिंहासन पर बैठ करके क्या करूंगा? तो उस सिंहासन त्यागने के बाद में जब बच्चे का परिचय पूछा गया कि आप बच्चे कहाँ से हैं, तो उसको अशोक को पता चलता है कि मेरे बड़े भाई सुसीम का बेटा निग्रोथ है। तो कहते सबसे पहली प्रेरणा जो बौद्ध धर्म की मिली थी उसको, जो प्रभावित बौद्ध धर्म से हुआ था, तो वो प्रेरणा किससे मिली थी? निग्रोथ से मिली थी। लेकिन उसने इस बौद्ध धर्म के बारे में जो जाना, एकदम से नहीं अपना लिया। इस युद्ध के बाद में उसने बौद्ध धर्म के बारे में जो जाना, जो शिक्षा ली, तो ये दोनों बड़ी बातें इंपॉर्टेंट हैं। तो यहां बच्चे इन दोनों चीजों को लिखना। बौद्ध धर्म की प्रेरणा, इंस्पायरेशन जो होता है, लिखना बौद्ध धर्म की प्रेरणा। अशोक के बारे में बता रहा हूं मैं। बौद्ध धर्म की प्रेरणा अपने भतीजा लगता था इसका भाई, अशोक सुसीम का बेटा है, अपने भतीजे निग्रोथ से ली। इंस्पायरेशन इसको मिलता है, ठीक है? क्या बोलेंगे? इंस्पायरेशन किससे मिला इसको? अपने भतीजे निग्रोथ से मिला, नाम है। और इसके बाद में भैया ये बात याद रखना, निग्रोथ के बाद में क्या बोला मैंने? जो शिक्षा है, बौद्ध धर्म की शिक्षा, जो बौद्ध धर्म के बारे में और ज्यादा जाना, प्रभावित तो हुआ निग्रोथ से। जो शिक्षा ली, शिक्षा किससे ली इसने? उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से। ये उपगुप्त से ली थी, उपगुप्त से। ये भी एक बौद्ध भिक्षु था। क्या था? एक बौद्ध भिक्षुक था ये भी, ठीक है? चलो अब इसने फाइनली बौद्ध धर्म को अपना लिया। किसके बाद में? कलिंग युद्ध के बाद में हृदय परिवर्तन हुआ। तो अब बात आएगी कि इसने फिर बौद्ध धर्म के लिए क्या क्या काम किया। तो यहां नोट करना। उससे पहले मैं आपको कुछ इसका रिलेशन बता देता हूं। पहले नोट करना अशोक की पत्नी, ताकि तुम इसके बच्चों को बाद में जानो। अशोक की पत्नी,
एक पत्नी है अशोक की देवी। कौन है? देवी। जिसके बेटे हैं, एक तो इसका बेटा है महेंद्र, नोट कर लेना, महेंद्र पुत्र है। संघमित्रा इसकी बेटी थी, संघमित्रा इसकी बेटी थी। और एक है चारुमती, चारुमती भी इसकी बेटी थी। तो ये संतानें किससे हैं? देवी से। किससे हैं संतानें? देवी से। फिर इसकी एक पत्नी है कारुवाकी। क्या बोलेंगे? कारुवाकी, जिसके बारे में ये कथन आता है कि अशोक अपनी किस पत्नी से सबसे ज्यादा प्रभावित था, और इसका पुत्र है तीवर, तीवर। और तीसरी पत्नी इसकी है पद्मावती। क्या बोलते हैं? पद्मावती। और पद्मावती का ही पुत्र है कुणाल, जो अगला शासक बनेगा, कुणाल, जो कि अशोक का उत्तराधिकारी हुआ। कौन हुआ? उत्तराधिकारी। तो और भी पत्नियां थीं, लेकिन ये मुख्य हैं जिनकी संतानों का इतिहास में योगदान है। चलो भाई, अशोक की पत्नी का क्या नाम है? देवी। देवी का बेटा ये क्या है? पुत्र हो गया मेरे शेर। ठीक है, ये कौन है? इसका बेटा है महेंद्र। ये कौन है? ये बेटी है, ये बेटी है, ये बेटा है, ये बेटा है। चलो, तो एक प्रश्न आता, अशोक अपनी पत्नियों में से सबसे ज्यादा प्रभावित किससे था? तो सबसे ज्यादा प्रभावित था कारुवाकी से। किससे? कारुवाकी से। याद रख लेना, सबसे ज्यादा प्रभावित किससे था? कारुवाकी से प्रभावित था। नोट कर लेना इस बात को। अब बौद्ध धर्म के प्रचार की बात आती है। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने देखना, जो श्रीलंका भेजा, श्रीलंका भेजा, श्रीलंका भेजा अपने बेटे महेंद्र को, यानी साउथ साइड में भेजा महेंद्र को, और अपनी बेटी संघमित्रा को। कहां भेजा था? श्रीलंका। भारत के दक्षिण में पड़ता है श्रीलंका, सभी जानते हैं। आपसे पूछे तक्षशिला, उत्तर वाली साइड में किसको भेजा था? तक्षशिला भेजा था मझझांतिक को, मझझांतिक व्यक्ति को। ठीक है। आपसे पूछा जो हिमालयन क्षेत्र है, नेपाल चाइना वाले साइड में, हिमालयी क्षेत्र की तरफ, हिमालयी क्षेत्र की तरफ भेजा था मज्जिम को। किसको? मज्जिम को भेजा था। क्या बोलेंगे? किसको भेजा था? मज्जिम को भेजा था। नहीं अतुलपाल जी, नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो क्या बोलेंगे? मझझांतिक। यहां देखेंगे ध्यान से, तक्षशिला मझझांतिक हो गया। हिमालयी क्षेत्र में किसको भेजा इन्होंने? मज्जिम को भेजा। तो यहाँ तक्षशिला की जगह कई बार गांधार लिखा मिल जाए तो इस बात से दिक्कत नहीं लेनी है, क्योंकि आप जानते हैं गांधार की ही राजधानी तक्षशिला है, और वो उस समय शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था, इसलिए इसने इसको यहां भेजा। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। चलो भाई, आगे आएंगे। प्रचार प्रसार करवा रहा भी है बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात आएगा जब अशोक ने अपने शिलालेख लिखवाने शुरू किए, पत्थरों पर लेख लिखवाने अशोक ने शुरू किए। और उन पत्थरों पर जो लेख लिखे गए, जिसके द्वारा से पता चला अशोक की क्या पॉलिसी थी, अशोक के क्या सोच विचार थे, क्यों उसको महान कहा गया। तो बच्चे, उसने धार्मिक समन्वय की बात की, सभी धर्मों के बारे में उसने सोचा, प्रजा के हित के बारे में सबसे ज़्यादा चीज़ें उसने सोची। तो पशु बलि जैसी चीज़ों को उसने रोका। उसने लोगों को अपॉइंट किया कि वे राज्य में ये देखें कि कोई परेशान तो नहीं है, अगर कोई परेशान है तो शीर्षस्थ अधिकारी थे जो सीधे जा करके अशोक से मिल सकते थे। जन कल्याण की कोई भी बात है, अशोक ने खुद कहा था, रात्रि का कोई भी समय हो, जन कल्याण की अगर बात है तो कोई भी मेरे अधिकारी, युक्तक, प्रदेशक और आपके, ये कभी भी आकर के मुझसे मिल सकते हैं। ठीक है, रज्जुक था, प्रदेशक, युक्तक, ये तीन प्रमुख अधिकारी थे, एक धम्म महामात्र था, तो ये लोग कभी भी अशोक से जाकर के मिल सकते थे। तो इस तरह से उसने, अशोक ने सबके बारे में सोचना शुरू किया, और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार उसने शुरू करवा दिया। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अशोक ने, लिखेंगे, भारत में सर्वप्रथम शिलालेखों का, जो रॉक एडिक्ट थे, भारत में सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रचलन, शिलालेखों का प्रचलन अशोक ने करवाया। किसने? क्या बोलेंगे? अशोक ने करवाया। तो शिलालेख सबसे पहले किसने चलवाए भारत में? ये अशोक ने चलवाए। ठीक है, आगे चलेंगे।
शिलालेखों के बारे में जो बातें मैंने आपको बताई हैं बच्चे, भवरू मुझे एक बार आंसर करेंगे। मैंने आज ही की क्लास में बताया, बिगर देखे आंसर करना बच्चे। खुद को मगध का सम्राट इसने किस अभिलेख में बताया है? फटाफट मेरे क्वेश्चन के जवाब देंगे। खुद को मगध का सम्राट इसने किस अभिलेख में बताया है? ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, अशोक को किस नाम से जाना गया है? अगर ध्यान से सुन रहे होगे तो बता दोगे। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, कलिंग युद्ध कब हुआ था? कलिंग युद्ध कब हुआ था? चौथा प्रश्न है, कलिंग की राजधानी क्या थी? पांचवा प्रश्न है, कलिंग युद्ध आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, लिखना भी मत। पांचवा प्रश्न है, कलिंग पर जो आक्रमण किया कौन से वर्ष किया था? तो अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सी नीति अपनाई थी? धम्मघोष। उससे पहले कौन सी थी ये भी पता होना चाहिए। अशोक जब तक उसने बौद्ध धर्म को अपनाया नहीं था, उससे पहले वह किस नीति से अपने युद्ध का, अपने राज्य का संचालन करता था या युद्धों का संचालन करता था? तो भेरी घोष नीति थी, मारकाट वाली नीति थी। ठीक है। तो भारत में सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रचलन किसने करवाया? अशोक ने करवाया। और अशोक के, नोट करना, अशोक के शिलालेखों की संख्या जो है वो 14 है। अशोक के शिलालेख कितने हैं? शिलालेख पत्थरों पर जो लिखवाए ये कितने हैं भैया? क्या बोलोगे? अशोक के शिलालेखों की संख्या 14 है, जो इसने पत्थरों पर लिखवाया। ठीक है। एक है स्तंभ लेख, उसके स्तंभ लेख, स्तंभ मतलब पिलर एडिक्ट, पिलर बनवाए और पिलर पर लिखवाया। और स्तंभ लेख कितने थे उसके? 7 हैं। गुफाओं में जो लिखवाए उसने, केव एडिक्ट जिनको आप कह सकते हैं, गुहा लेख जो है उसके, गुहा लेख उसके 3। क्या बोलोगे? 3। शिलालेख जो ऐसे चट्टानों को काट करके पत्थर ऐसे गोल गोल नीचे बनाए गए, शिलालेख। स्तंभ लेख जो पिलर पर लिखवाया गया, पिलर पर। ठीक है। गुहा लेख जो गुफा में लेख लिखे गए। तो यहां एक बात आती है बच्चे, 14 से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बनता 7 से भी है। तो अशोक के शिलालेखों की अगर बात करते हैं तो 14 शिलालेखों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको पता होनी चाहिए। 14 तो नहीं, लेकिन की पॉइंट्स जरूर पता होनी चाहिए, है ना। चलो भाई, तो यहां नोट करना, पहले अभिलेख में क्या है? पहले में पशु बलि की निंदा, पशु बलि को उसने गलत बताया है, पशु बलि की निंदा और अहिंसा की बात की गई है। ये बच्चे जो लिखा रहा हूं ना, यहाँ क्या होता है, बहुत सी बार बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, किसी पुस्तक में कुछ दिया हुआ है, किसी किताब में कुछ दिया हुआ है, तो बच्चे बड़े कन्फ्यूज होते हैं। गूगल पर कुछ मिलता है, किसी ने कुछ बताया हुआ है, किसी ने कुछ। जो मैं बता रहा हूँ बच्चे वो परफेक्ट है, इसको याद रखना और इसको भूलना मत, बस इतनी रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से। पहले में उसने बोला पशु बलि की निंदा और अहिंसा के बारे में बताया, और यही उसने बताया समस्त प्रजा मेरी पुत्र है। अशोक के किस अभिलेख में कहा गया कि समस्त प्रजा मेरी पुत्र है? बोलेंगे एक बार, पहले अभिलेख में उसने कहा, जो पहला शिलालेख था उसका। दूसरे की बात करें, दूसरे में क्या कहा गया? उसने पशु बलि की निंदा कर दी। दूसरे में बात की उसने पशु चिकित्सा की, पशु चिकित्सा की बात की। और साथ में उसने दक्षिण राज्यों के बारे में भी उल्लेख किया कि इसके समय पर जो दक्षिण के राज्य थे, दक्षिण राज्यों का उल्लेख, दक्षिण राज्यों का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? ठीक है। तो किस में मिलता है शिलालेख उसका? दूसरे में मिलता है, दक्षिण राज्यों का उल्लेख। और दक्षिण राज्यों में उल्लेख में कौन कौन है? एक चेर, अभी जो बताया था मैं, नोट कर लेना, ये मैं आपको बताऊंगा। आज का बच्चे जो आपका तमिलनाडु और केरल वाला क्षेत्र है वहां है ये चेर चोल, आप इनको इतिहास में भी जानोगे। चेर चोल पांड्य, सत्यपुत्र, ठीक है, सत्यपुत्र और श्रीलंका, ये क्या है? ये दक्षिण के राज्यों का उल्लेख है, जिनमें से अशोक कुछ को नहीं जीत पाया था, इनको नहीं जीत पाया था। चलो भाई, ये हुआ इसका दूसरे शिलालेख की बात। ठीक है। तीसरे शिलालेख में क्या है? अशोक के अधिकारी बताए गए हैं। कौन बताए गए हैं? अशोक के अधिकारी बताए गए हैं। अधिकारी कौन कौन थे इसके? रज्जुक, ठीक है, रज्जुक, युक्तक और आपका एक था प्रदेश। ये 3 अधिकारियों की नियुक्ति की उसने। और 3 अधिकारियों को क्या काम था? इनको इसने एक काम दिया कि आप प्रत्येक 5 वर्ष में भ्रमण करेंगे और राज्य की हर समस्या प्रत्येक 5 वर्ष में भ्रमण का मतलब होता है घूम करके देखोगे कि राज्य में जो सम्राट अशोक का राज्य है उसमें क्या दिक्कत है, और उस दिक्कत से अवगत किसको कराएंगे? वो अवगत कराओगे आप किसको?
पूरे राज्य की एक एक समस्या का अवगत कराना है आपको सम्राट अशोक को। तो 3 अधिकारी, तो पूछते हैं अशोक के 3 अधिकारियों में कौन था? क्या बोलेंगे? बोलेंगे एक बार, रज्जुक, युक्तक और प्रदेशक। ये 3 अधिकारी हैं। क्या बोलेंगे? ये 3 अधिकारी इसके थे, रज्जुक, युक्तक और प्रदेशक। ये बात आपको पता होना चाहिए। चौथे में कहा गया है अशोक ने, मैंने बताया था अशोक ने भेरी घोष की जगह किसको अपना लिया था? भेरी घोष के स्थान पर, बताएंगे सब बच्चे किसको अपना लिया था भेरी घोष के स्थान पर? भेरी घोष के स्थान पर मैंने बताया था ना, शांति की नीति, धम्म घोष को अपनाया, धम्म घोष को अपनाया। तो ये किस में कहा गया है? ये कहा गया है आपका भैया चौथे में। किसमें? भेरी घोष की जगह किसको? धम्म घोष को अपना लिया उसने। ठीक है भाई। 5वें में धम्म महामात्र, धम्म महामात्र शीर्ष बच्चे ऐसे कह सकते हैं आप, सबसे बड़ी पोस्ट थी जो ये धम्म की नीति को पालन करने वाले में, इसका एक अधिकारी था धम्म महामात्र। क्या बोलेंगे? धम्म महामात्र के बारे में किस में बताया गया है? ये बताया गया है आपका 5वें में। ये भी अशोक का एक अधिकारी था। 6 में आत्मनियंत्रण की बात की गई है, आत्मनियंत्रण की। अशोक के किस अभिलेख में आत्मनियंत्रण की बात की गई है? ठीक है, किस अभिलेख में आत्मनियंत्रण की बात की गई है? और यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, किस अभिलेख में अशोक ने कहा यदि बात जन कल्याण की है, यदि जन कल्याण की बात है, यदि जन कल्याण की बात है तो उसके अधिकारी, ये 4 अधिकारी हैं, कौन कौन से? रज्जुक, युक्तक, प्रदेशक, धम्म महामात्र। तो उसके अधिकारी किसी भी वक्त उसे बता सकते हैं, किसी भी वक्त। इसका मतलब वो सिंसियर था इन चीजों के लिए, अपनी प्रजा के लिए, प्रजा के बारे में सोचता था, प्रजा हित की, किसी भी वक्त अवगत करा सकते हैं, बता सकते हैं। ये किस में कहा गया? 6 में कहा गया, 6वें में ये बात कहा गई। 7वें में क्या बताया गया? धार्मिक समन्वय की बात अशोक से पूछा गया। मतलब अशोक से जैसे बात की जाए अशोक के बारे में, अशोक से पूछा जाए कि अशोक ने जैसे बौद्ध धर्म के पक्ष में, अशोक आप इतनी बात जान गए कि अब तो वो बौद्ध धर्म के पक्ष में हो गया, लेकिन क्या अशोक ने बाकी धर्मों के लोगों पर अत्याचार करवाए या नहीं? नहीं, उसने धार्मिक समन्वय का विकास किया, यानी कि उसने सबको इक्वलाइज किया। उसने बोला कि सब ठीक है, मैं बौद्ध धर्म के पक्ष में हूं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं बाकी धर्मों के खिलाफ हूं। इस बात का ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे इसको? तो वो किसके फेवर में था आपका? आप बोलेंगे कि जी फेवर में था बौद्ध धर्म के, लेकिन सभी धर्मों के लिए समन्वय की बात उसने की है। 8वें में बताई गई है धम्म यात्राएं। धम्म यात्रा किस में बताई गई है? धम्म यात्रा के बारे में किस में से पता चलता है हमको? ये हमें 8वें शिलालेख से पता चलता है कि 8वें शिलालेख में धम्म यात्रा। अच्छा में पूछा जाता है कि भाई जो सम्राट अशोक थे, सम्राट अशोक, वो अगर हम बात करते हैं कि भाई कब घूमने गए, घूमने कब गए, तो जैसे इसमें नाम आता है, भाई मैंने बताया 8वें वर्ष कलिंग युद्ध हो गया, 8वें वर्ष हो गया था कलिंग युद्ध, ऐसे ही समझो 8वें वर्ष कलिंग युद्ध हो गया, उसके बाद ही तो बौद्ध धर्म को अपनाया। तो 269 के बाद में बौद्ध धर्म को अपनाया, 261 के बाद में, 269 में गद्दी पर बैठे, 261 में कलिंग का युद्ध हुआ, तो उसके 2 वर्षों के बाद लगभग बौद्ध धर्म को अपनाया था। और सबसे पहले यात्रा की थी बौद्ध गया की। तो वो जो घूमने गए उन तीर्थ स्थलों पर जो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, उन्हीं को कहा गया धम्म यात्रा। जैसे अगर मैं बात करूं आपका 269 से हम चल रहे थे 259 बीसी, 259 बीसी की बात करूं तो ये 10वें वर्ष, गद्दी पर बैठने के 10वें वर्ष था। घटता है ना समय बीसी में। 10वें वर्ष बौद्ध गया था। कहाँ गया था? घूमने गया था बौद्ध गया, क्योंकि यहाँ महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बौद्ध गया गया। अच्छा एक सेंटेंस सुना है तुमने? गया वेंट टू गया, गया गया गया, गया गया गया। जब हम छोटे से थे तो इंग्लिश में नहीं पूछते थे गया 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 की अंग्रेजी क्या होगी। ऐसे ही भैया 20वें वर्ष की बात आएगी तो 249 बीसी में, 249 बीसी में कौन सा वर्ष हो जाएगा? 20वें वर्ष में कहाँ गया था? लुम्बिनी नेपाल, क्योंकि वो उनका जन्म स्थल है। किसका जन्म स्थल है? ये जन्म स्थल है महात्मा बुद्ध का। ठीक है,
कोई दिक्कत? कब कब गया था? 259 बीसी में और 249 बीसी में। इसलिए इसकी धम्म यात्रा है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अशोक ने बौद्ध गया की यात्रा अपने सिंहासन पर आरूढ़ होने के कौन से वर्ष में की थी? कलिंग युद्ध 8वें में, 10वें वर्ष बौद्ध गया गया, 20वें वर्ष कहाँ? लुम्बिनी गया था। तो ये धम्म महायात्रा के बारे में बताता है 8वां। इसके बाद बच्चे सीधे याद रख लेना 13वां। 13वें में बताया गया है कलिंग वार, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कलिंग युद्ध के बारे में 13वें में बताया गया है। और अगर 14वें की बात करूं तो यहां सद्भावना की बात की गई है। कैसी सद्भावना? सबको अच्छी भावना रखनी चाहिए एक दूसरे के प्रति। यह भी धार्मिक सद्भावना की बात की गई थी, सद्भावना की बात की गई थी। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, और कोई दिक्कत बच्चे? कोई दिक्कत? समझ में आ रही है इतनी बातें? एक बार थम्स अप करके बताएंगे। मैं रिवाइज कर देता हूँ आपको एक बार चीजें। 14वें में क्या बोला मैंने? सद्भावना। और 13वें में क्या बोला मैंने? कलिंग युद्ध के बारे में। 8वें में धम्म यात्रा कब गया था? 10वें वर्ष बौद्ध गया गया। 20वें वर्ष मैंने बताया लुम्बिनी गया। ठीक है। आत्मनियंत्रण की बात की उसने 6ठे में। धम्म महामात्र की नियुक्ति की बात किसमें की गई? 5वें में। भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष अपनाया। युद्ध नीति के स्थान पर शांति की नीति 4थे में। और 3 अधिकारियों की नियुक्ति किसमें की गई है? 3 में 3 अधिकारी है। 3 में क्या है? 3 अधिकारी, रज्जुक, प्रदेशक और युक्तक। 2 में पशु चिकित्सा दक्षिण राज्य। 1 में पशु बलि की निंदा और अहिंसा की बात उसने कही है। और अशोक के शिलालेख टोटल थे 14। ठीक है। ऐसे ही बात आती है फिर अशोक के स्तंभ लेखों की। स्तंभ लेख कितने अशोक के बताएंगे एक बार? बहुत बढ़िया, थैंक यू। चलो चलो चलो, आगे आएंगे भैया। अब आगे आ जाओ। अशोक के नोट करेंगे। तो अब तो वैसा आप सब लोग खुश हो गए कि भाई अब तो आपका अपडेट आ चुकी है, लेखपाल की भी, यूपी कांस्टेबल की अपडेट भी आ चुकी है। बड़े खुश हो गए अब सब लोग, है ना? क्योंकि अब तो एग्जाम होना तय हो जाता है। तीसरी बौद्ध संगति, देखो ये कितना अच्छा बच्चा है। उसने बोला कि तीसरी बौद्ध संगति अशोक के समय हुई थी। ऐसे रिलेट करना होता है क्योंकि वो बात आप जान चुके हो बौद्ध संगतियों में कि भाई तीसरी अशोक के समय हुई थी। याद करो उस समय तीसरी के समय अध्यक्ष कौन था। ये अच्छे बच्चों की पहचान होती। कोई कोई मूर्ख ऐसा होता कि जो ऐसा नहीं होता कि वो आकर दिमाग खराब कर दे तुम्हारा। आप कमेंट सेक्शन की तरफ ऐसे देखते हैं कि भाई कोई बच्चा कुछ पूछेगा, है ना? 14 अभिलेख नहीं मनप्रीत सिंह जी, मैंने कम तो बताए बच्चे आपको, कम तो बताए हैं। 14 कम बताए, बहुत छोटी चीज बताई है। सच में बहुत थोड़ी चीज है। एक बार देखोगे याद हो जाएंगी। मेरे हिसाब से याद हो चुकी होंगी। ऐसा कुछ है ही नहीं। आप जब पता है याद सबसे आसान कब होता है? जब आपके मस्तिष्क में कुछ नहीं चल रहा हो, कुछ भी काम करना। आप देखो किसी से बात करते हो, है ना? तो किसी से बात करते हो, रात को स्माइल करने लग जाते हो अपना आप ही। वो खुशी क्यों होती है पता है? वो खुशी इसलिए होती है क्योंकि उस सामने वाले पर्सन से आप खुद को कनेक्ट कर चुके हो। बहुत अच्छा कनेक्ट आपने कर लिया है। और जब बहुत अच्छा कनेक्ट आप किसी से किसी चीज़ को कर लेते हैं, बड़ा मजा आता है, बड़ा मजा आता है। फिर तो ऐसा लगता है कि भाई आप कैसे देखते हैं फोन देख के कोई ये कहता है कि भाई यार ये पागल तो नहीं है, क्यों मुस्कुरा रहा फोन में देख के? तो ऐसा नहीं है कोई ये कहेगा वीडियो देख के मुस्कुरा रहा। आदमी साफ देख के बता सकता है मैसेज देख के मुस्कुरा रहा है ये आदमी। तो सारा खेल कनेक्टिविटी का है। आप जितने शांत होकर के, जितनी अपनी समझ को एकाग्र कर करके, बुद्धि को एकाग्र करके क्लास पे फोकस कर दोगे। एक बच्चे के दिमाग में भास्कर सीरीज चल रही है, किसी के दिमाग में कुछ चल रहा है, किसी के में कुछ चल रहा है। ऐसा तो नहीं होगा कि बच्चे कोई एक चीज स्पेशल हम कुछ बच्चों को ही देंगे। जो होगा सबके लिए बराबर होगा। तो क्यों परेशान होते हो? हैं? काहे को ही परेशान होना? सबको सब कुछ मिलेगा। ना कहोगे तब भी मिलेगा। और ऐसा तो है नहीं बहुत ज्यादा कहोगे तो मिल जाएगा, नहीं, तब भी टाइम पे ही मिलेगा। सब बच्चों के लिए मिलेगा, है ना? तो इसीलिए आप जो है ना धैर्य रख के पढ़ा करो। कहते हैं कि जब एक टॉपिक चल रहा है आप दूसरे टॉपिक पर दिमाग घुसा लोगे ना, अशोक से छोड़ के कहीं और जाओगे तो आउट हो जाएगा। सब नहीं करना है। अशोक के स्तंभ लेख कितने बताए थे मैंने? स्तंभ लेख कितने बताए हैं इसने? स्तंभ लेख इसके थे 7, जो इसने पिलर एडिक्ट आपके लिखवाए। और 7 में कौन कौन से हैं? एक है दिल्ली टोपरा, दिल्ली टोपरा। ठीक है। टोपरा कहां पड़ता है कौन बताएगा? जल्दी फटाफट बताओ। एक था इसका दिल्ली मेरठ, दिल्ली मेरठ। ठीक है।
तीसरा था इसका कौसाम्बी, कोसाम्बी। इनके बारे में आगे इतिहास में क्वेश्चन आएंगे सबके। जैसे दिल्ली टोपरा है, तो इसको, ये दिल्ली टोपरा नाम इसका क्यों है कि टोपरा स्थल पर ये जाएगा। दिल्ली से टोपरा जाएगा, फिरोज शाह तुगलक लेकर के जाएगा। कौन लेकर जाएगा? फिरोज शाह तुगलक लेकर के जाएगा इनको। दिल्ली से मेरठ जाएगा। तो इसी तरह से ये आपको आगे इतिहास में जानोगे इन सब बातों को। कोसाम्बी हो गया। एक है लौरिया नंदनगढ़, लौरिया नंदनगढ़, ठीक है। एक है आपका लौरिया अरारोज, ये बिहार के हैं। लौरिया अरारोज कहाँ स्थित है? ये बिहार में। रामपुरवा स्तंभलेख, ये कहाँ है? बिहार में है। ये तीनों कहाँ के हैं? ये तीनों बिहार के हैं, ठीक है। ये दिल्ली मेरठ, ये कहाँ हो गया? ये दिल्ली मेरठ, मतलब दिल्ली से मेरठ आ जाएगा, यूपी में। कौसाम्बी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। दिल्ली मेरठ से, तो ये दिल्ली तो जानते ही आप सब लोग, मेरठ यूपी में। टोपरा कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। टोपरा कहाँ है? हरियाणा में टोपरा है। रामपुरवा हो गया। और इसके बाद में सातवां है आपका अशोक का स्तंभलेख। ये तो इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है अशोक स्तंभलेख। कल एक विद पिक्चर आपको अशोक स्तंभलेख के बारे में बताऊंगा, क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भी है ना। तो बोलो कौन कौन से सात है? दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, कोसाम्बी, लौरिया नंदनगढ़ है आपका बिहार में। लौरिया अरारोज स्तंभलेख कहाँ स्थित है? बिहार में। रामपुरवा कहाँ स्थित है? बिहार में। अशोक स्तंभ कहाँ है? यूपी में स्थित है। कहाँ स्थित है? यूपी में स्थित है। तो कल शुरू करते हैं यहीं से, ओके। स्तंभलेखों से ही मैं आपको दिखा दूंगा एक एक बार स्तंभलेख कैसे कैसे हैं, कैसे होते हैं स्तंभलेख, क्या है, चित्र से दिखाते हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख क्या है भाई, बताऊंगा सभी अभिलेख। मैंने बताया ना अभिलेखों के बारे में क्लास का आपको बताऊंगा बच्चे। भारतवर्ष का जिक्र मिलता है हाथी गुम्फा अभिलेख से। भारतवर्ष शब्द का सबसे पहला उल्लेख मिलता है। तो जगहों के नाम थे भैया, जगहों के नाम थे। देखो इनके नाम क्या है? ये जगह के नाम है। कौसाम्बी, दिल्ली, मेरठ जगह के नाम पर है, ठीक है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शानदार। तो ठीक है बच्चे, कल की क्लास में मैं आपको सारी चीज़ें सिखाता हूँ। और बाकी जो भी फैक्ट है ना, इसके अलावा जो भी फैक्चुअल क्वेश्चन होंगे, साथ में मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा मौर्य साम्राज्य के, क्योंकि मौर्य साम्राज्य के क्वेश्चन छूटे हुए हैं, है ना। तो सारे मौर्य साम्राज्य के क्वेश्चन कल और इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो बहुत अच्छे से सबको क्लास में आना है, मौर्य साम्राज्य को पढ़ करके